दोस्तों 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इंटरसेक्स कंडीशन नॉट हैव फीमेल सेक्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड इंटरसेक्स कंडीशन ऐसी है कि जहां पे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ना। ऐसे कौन सी कंडीशन है? 1 क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा है मेयर Rokitansky Kuster Hauser, that is called as a MRKH syndrome. Answer is A. Klinefelter syndrome जो है ये फीमेल सेक्स स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल सेक्स स्पेसिफिक है ना। मेल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, बाकी के दोनों फीमेल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। दोस्तों न्यूज में इसलिए है, वुमन स्टैंड्स फर्म फॉर हर इंटरसेक्स बेबी, है ना। उड़ीसा में एक वुमन को इंटरसेक्स बेबी हो गया था और उसके वजह से वो बेबी के फादर ने वो न्यूबॉर्न को अबैंडन कर दिया था। तो वुमन ने बोला कि मैं इसको संभालूंगी। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर नॉमिनेट किया है और उसका काम है कि भाई वो जो फादर है उसको कन्विंस करना कि वो भाई ऐसा अबैंडन मत कर, और बाकी सब जो है सहूलियत वो वुमेन्स को, मदर को जो है और बेबी को पहुंचाना। अब देखो ये इंटरसेक्स बेबीज का मेजर इश्यूज है। कॉन्सिस्टेंटली हिस्टोरिकली हम देखते हैं अक्रॉस द सोसाइटी ये स्टिग्मेटिक, काफी स्टिग्मेटिक है कंडीशन, और थोड़ा सा अलग नजरे से समाज उसको इसके तरफ देखता है ना। पहले इंटरसेक्स पीपल को कहते थे हर्माफ्रोडाइट्स और कॉन्जेनाइटल एनुंच, और ये जो है वर्डिंग ये बाद में UNHCR जो है ना, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इन्होंने कहा है कि ये सही टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो इसको विड्रॉल कर दो। इंटरसेक्स कंडीशन क्या है? तो बहुत सारे सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां पे क्रोमोसोमल पैटर्न्स, गोनैड्स और जेनाइटल्स है जो क्लियर कट बाइनरी नोशंस क्लियर नहीं करता आइदर मेल और फीमेल बॉडीज। मतलब कभी फिनोटिपिकली मेल दिखते हैं लेकिन जेनेटिकली जो है फीमेल रहते हैं, या फिर मिक्सिंग आइदर और इस टाइप का रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरसेक्स कंडीशन। सेकंड क्वेश्चन, सिन्हालेज न्यू ईयर 1 स्टार्ट एट 13th और 14th April, 2 begins at New Monday, 3rd marks end of harvest season, and 4th marks the end of spring. Answer is D, all 4 are correct. 13 या 14th अप्रैल को होता है, इस साल 14th अप्रैल को आया है। न्यू मुंडे पर शुरुआत होती है, हार्वेस्ट सीजन का एंड होता है और स्प्रिंग का भी एंड होता है। न्यूज में क्यों है दोस्तों? स्कोस मार्क्स न्यू ईयर एट कोलंबो प्रोटेस्ट साइट ऑन 14th April 2022। सभी जो प्रोटेस्टर्स है जो अभी इकोनॉमिक मेल्टडाउन के कंडीशन से जूझ रहे हैं और सरकार के अगेंस्ट में नारे लगा रहे हैं, और उन्होंने जगह बना ली है, तो जगह का नाम उन्होंने रख लिया है गोटागोमा। गोटागोमा मीन्स गोटा गो विलेज, दैट मीन्स दे कॉलिंग प्रेसिडेंट टू रिजाइन, है ना। और वो चाहते हैं कि भाई ये सब अच्छा हो जाए। अब उन्होंने इन जनरल यदि हम देखते हैं तो ये जो है ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, न्यू ईयर का फेस्टिवल है। सिन्हालिस ट्रेडिशन में ये काफी बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। ये फेस्टिवल के तहत ऐसा है कि सभी जो श्रीलंकन है अपना फेस्टिवल मनाने के लिए विलेज में जाते हैं, तो ऑब्वियसली पूरा ये जो है सिटीज जो है वो खाली हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार कोलंबो में पूरे लोग दिख रहे हैं पहली बार, और उन्होंने प्रोटेस्ट के जगह में ही यह सेलिब्रेशन कर दिया है। अब इसका दूसरा नाम है श्रीलंका में कॉल्ड एज अलूथ औरुद्दा। ये फेस्टिवल का नाम है अलूथ औरुद्दा, है ना। ये जो फेस्टिवल है ये साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है इनसे इनके ट्रेडिशनल कैलेंडर के हिसाब से ही है, और बहुत सारे कंट्रीज में ये मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू सिन्हालिस एस्ट्रोलॉजी जो है, ये न्यू ईयर जब आता है सन मूव्स फ्रॉम द मीना राशि टू द मेष राशि, है ना, शिफ्ट होता है ना, तब जाके ये आता है, सदनवर्ड शिफ्टिंग जिसको कहते हैं। थर्ड, विच कंडीशन कैन बिल्ड बॉटलनेक इन्फ्लेशन? वॉर, पैंडेमिक, एक्सीडेंट, एक्सेस लिक्विडिटी।
आंसर इज सी 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. वॉर, पैंडेमिक और एक्सीडेंट, इसके वजह से होता है एक्सेस लिक्विडिटी जनरेटिंग द डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन. ये जो है ये सप्लाई चोक जो होता है, सप्लाई की वजह से ये आते ही कॉल्ड एज अ बॉटलनेक इन्फ्लेशन. देखो न्यूज में क्यों है दोस्तों. सिंगापुर, कोरिया लीड एशियन सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन बैटल. 4 सेंट्रल बैंक्स है, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और कोरिया. इन्होंने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट कर दिया है. उन्होंने देखा है कि कोविड के वजह से एक प्रॉब्लम था और साथ में अभी जो है यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसके वजह से सप्लाई चेन जो है वो कोलैप्स हो गई, सप्लाई प्रेशर्स है और उसी वजह से इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी जबरदस्त बढ़ रही है. ऐसे सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई ग्रोथ को फोकस ना करते हुए इन्फ्लेशन को टारगेट पहले किया जाए. यानी ग्रोथ नहीं होगी चलेगा, लेकिन इन्फ्लेशन टारगेट हो जाए. यदि इन्फ्लेशन टारगेट नहीं हो गया और ये यदि हाइपर इन्फ्लेशन पर चला गया तो ऑब्वियसली देन द होल इकोनॉमी माइट बी मेल्ट डाउन, कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा. इसी वजह से ये सेंट्रल बैंक्स किस पर फोकस कर रहे हैं, सभी इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर फोकस कर रहे हैं. बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्यों हो गया है, बॉटलनेक इन्फ्लेशन ये सप्लाई साइड चोक हो गई है और इसी वजह, देखो ये बॉटलनेक, ये है ना, ये बॉटलनेक, यहां से तो है सप्लाई दिख रहा था लेकिन यहां पे चोक हो गया तो इधर में सप्लाई कम हो गया. लेकिन डिमांड जो है, देखो खास बात है, बॉटलनेक इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड जो है ये कॉन्सिस्टेंट है, उसमें कोई फर्क नहीं गिरा, लेकिन सप्लाई जो है फॉल हो गया. इट इज कॉल्ड एज अ, है ना, शॉक, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन. एक्चुअली इट्स अ बॉटलनेक इन्फ्लेशन. जब डिमांड बढ़ जाती है और बाद में सप्लाई उसको कोप अप नहीं कर पाता, दैट इज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ द इन्फ्लेशन कॉल्ड एज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्रीज इज और आर शेयर बॉर्डर विथ ब्लैक सी. ब्लैक सी से कौन से कंट्रीज लगे हुए हैं, है ना. 1 बल्गारिया, 2 मोल्डोवा, 3 रोमानिया एंड 4 जॉर्जिया. आंसर इज बी 1, 3 and 4. मोल्डोवा नहीं है, मोल्डोवा एकदम से नजदीक रुक गया है ना. देखिए हम देख लेते हैं बॉर्डर एरियाज कौन से कंट्रीज का है. ये देखो, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी में इधर ओजो सी भी है, ब्लैक सी है ना, आजियन सी है, मारमारा सी है. अब 6 कंट्रीज जो है इनका बॉर्डर है. पहला यूक्रेन, कहां पे, नॉर्थ, ये देखो यूक्रेन है. रशिया एंड जॉर्जिया, रशिया ये साइड से है, देखो यहां से रशिया है, यहां से जॉर्जिया है ना, ईस्ट साइड में. टर्की जो है साउथ, ये देखो टर्की है, ये साउथ में आता है. बल्गारिया जो है, ये देखो बल्गारिया है और रोमानिया है, ये अटैच है ना, बल्गारिया और रोमानिया ऑब्वियसली अटैच है, इट्स टू द वेस्ट. यानी यूक्रेन जो है ये यहां पे होने की वजह से मोल्डोवा जो है ये ब्लैक सी को अटैच नहीं. मोल्डोवा इज अ लैंडलॉक है ना, ठीक है. Why dominating Black Sea is a crucial for Russia? रशिया का फिलहाल में एक वॉरशिप था, तगड़ा वॉरशिप था, मॉस्कोवा, जो ब्लैक सी फ्लीट का सबसे तगड़ा शिप था, वो सिंक हो गया यूक्रेन के बम्बार्डिंग में. तो जबरदस्त रशिया को फटका बढ़ गया. अब ब्लैक सी फ्लीट जो है ये नेवल फ्लीट है रशिया की. वॉरशिप्स यहां पे ब्लैक सी ऑफ अजाव, ईस्टर्न मेडिटेरियन और यहां पे ये तैनात किए हैं, यहां से लेके यहां तक, है ना. अब उसने क्रीमिया भी 2014 में काबिज कर लिया था, तो ऑब्वियसली यहां तक वो है. और यहां पे जो है सेवास्टोपोल क्रीमिया में है, देखो सेवास्टोपोल, ये सेवास्टोपोल में उसका हेडक्वार्टर है और यह इसी वजह से यूक्रेन पर आसानी से ओडिशा तक यहां पे पहुंच सका है. बराबर है. ये भी एरिया में उसने जो है अपने नेवल फ्लीट तैनात करके रखे. यहां पे ब्लैक सी से आसानी से सी ऑफ मारमारा और सी ऑफ मारमारा से एजेंसी से मेडिटेरियन सी तक आसानी से जा सकता है. तो ऑब्वियसली ब्लैक सी जो है ये रशिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ये लिंक है ना, कि दोनों तरफ से, एक रशिया का अपना डोमिनेशंस रखना है और दूसरा जो है इट्स अ गेटवे टू यूरोप, पर्टिकुलरली सदर्न यूरोप जो है, ये एरियाज जो है यहां पे एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी और इसका इकोनॉमिक जो है
ये भी गेटवे इसको देता है, और एक मेडिटेरेनियन सी में अपना पावर दबदबा बनाने को भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया यानी ब्लैक सी है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑयल बॉन्ड इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1. Not shift burden to taxpayers. 2. Not generate budget deficits. Which of the above characteristics is or are correct? देख लेते हैं आंसर। आंसर इज C 1 and 2. Not shift burden to taxpayers and not generate budget deficit, है ना। ये ऐसा है भाई कि ये ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उनको कैश में नहीं दिया जाएगा, उनका कंपेंसेशन ये बॉन्ड के थ्रू दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली कैश में नहीं दिया जाएगा तो कलेक्शन करने की जरूरत नहीं, तो टैक्स पेयर पर कोई बर्डन नहीं आएगा। दूसरा है, जब तक ये रिपेमेंट नहीं होता तब तक ये बजट डिफिसिट का पार्ट नहीं समझा जाता, तो इसी वजह से ये बजट डिफिसिट जनरेट नहीं होता। इसमें कैसा होता है कि पहले जो है इंटरेस्ट दिया जाता है ना, और जब मैच्योरिटी हो जाती है तो ऑन मैच्योरिटी प्रिंसिपल दिया जाता है। तो इस ढंग से धीरे 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 जो है ये कम हो जाता है। ऐसे ये इसलिए किया जाता है कि जैसे ऑयल कंपनीज है, सडनली ऑयल प्राइस बढ़ गया था उस वक्त, और ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से कंज्यूमर पर यदि वो ट्रांसफर किया रहता सभी बर्डन, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन हुआ रहता। उसको रोकने के लिए ये एक कारगर जो है इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है। अब देख लेते हैं अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं ऑयल बॉन्ड के। ऑयल बॉन्ड के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे कि ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है इसके सिक्योरिटी का क्वालिफाई नहीं करता, तो ऑब्वियसली इसकी लिक्विडिटी जो है ना, ये अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से काम है, यानी बैंक को सेपरेट एसएलआर रखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोटेक्ट एंड सब्सिडाइज द कंज्यूमर, कंज्यूमर जो है प्राइसेस बढ़ने वाली थी उससे बच गए। जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे उनको लॉस नहीं, क्योंकि उनको बॉन्ड मिल गया था, तो ऑब्वियसली वो कंपेंसेट हो गया। सो इट इज वन टाइप ऑफ द प्रॉमिसरी नोट्स। एक गवर्नमेंट प्रॉमिस करता है ओएमसी को कि भाई मैं भविष्य में आपको आपका पैसा रिटर्न करूंगा, है ना। और ये धीरे 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 पेरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। इट्स कॉल्ड एज अ कूपन पेमेंट, ये हर साल दिया जाता है। ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियसली इसको कोई ओएमसी को भी टेंशन नहीं है, बिकॉज इट बैक बाय द गवर्नमेंट, ये डिफॉल्ट नहीं हो सकता। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें कम रहता है, तो गवर्नमेंट पर भी इसका ज्यादा बर्डन नहीं रहता। भाई न्यूज में ऐसे है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है इन्होंने क्रिटिसाइज किया अर्लियर गवर्नमेंट को कि उनके ऑयल बॉन्ड की वजह से हमें अभी भी इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ रहा है, और इंटरेस्ट पेमेंट जो है हेवी रहने की वजह से हम जो टैक्सेस है ऑन ऑयल वो हम कम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि सिचुएशन देखा जाए, एनालिसिस यदि देखा जाए, बगल का आप टेबल और चार्ट देख सकते हैं, उस हिसाब से एक एनालिसिस है कि करंट गवर्नमेंट ने जो ऑयल बॉन्ड के लिए पेमेंट दिया है वो रेवेन्यू जो जनरेट हो गया है ऑयल कंपनी से और अदर टैक्सेस से उससे कम ही है भाई, है ना। दिया गया कम है और पाया गया बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही हुआ है। और ओएमसी जो है वो अपने क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकल सके, अच्छा से अच्छा प्रॉफिट वो भी मिला सके, गवर्नमेंट को भी अच्छा से अच्छा रेवेन्यू मिल सका। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो ऑयल बॉन्ड जो है इससे कोई लॉस हुआ नहीं है। यदि सच में गवर्नमेंट बॉन्ड से कुछ इश्यू आता था तो फिर भाई अक्टूबर 2017 में अरुण जेटली साहब ने जो बैंक को रिकैपिटलाइज करना था, पीएसयू बैंक को, इसके लिए क्यों बॉन्ड इशू किया रहता? कोई जरूरत नहीं थी, है ना। ये तो बैड लोन से रेक्टिफाई करने के, उसका जो बर्डन था स्ट्रेस एसेट का, उसको क्लियर करने के लिए और बैंकों को स्ट्रेंथन करने के लिए एक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जो है इशू कर दिया गया। यही गवर्नमेंट ने किया। तो देखो भाई ये इस ढंग सा जो है डबल टंग, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर गवर्नमेंट ने जो है, मतलब कोई भी सरकार रहे, है ना, हर गवर्नमेंट ने जो भी बात सही बात है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए। भाई इंडिया जैसी जो पुअर कंट्रीज है उनको तो ये बॉन्ड वगैरह लेना ही है, क्योंकि उनको अपनी सरकार चलानी है, खर्चा चलाना है, और साथ में उनको कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहता तो बॉन्ड तो इशू करेंगे, और एक डिफर्ड पेमेंट का ऑप्शंस लेके
ऑब्वियसली अभी अच्छा पैसा आ जाएगा और फ्यूचर में धीरे धीरे दे देंगे भाई, और कंसर्न प्रोजेक्ट भी ग्रोथ हो जाएगी और उससे भी प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। अब इसमें भानुमूर्ति क्या कहते हैं, वाइस चांसलर ऑफ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ये कहते हैं कि विजडम क्या होना चाहिए जब भी हम बॉन्ड इशू करता है कोई भी सरकार, तो एम ये रहना चाहिए कि कंसर्न्ड प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। दैट इज ओनली क्राइटेरिया रहना चाहिए बॉन्ड इशू करने का, है ना। बॉन्ड शैल नॉट बी यूज फॉर द पॉपुलर पर्पस, bond shall be used for the investment purpose, bond shall be used for sustaining the इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए हो। तो ऐसी जो क्रिटिसिज्म्स है इस ढंग से क्रिटिसिज्म्स ना हो जिसके वजह से कॉमन मैन जो है वो पजल में चला जाए। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों, पांचों क्वेश्चन समझ